जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, कंटेंट यूजफुल लगे अगर आपको और लेस टाइम कंज्यूमिंग लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शंस है ए कांस्य पदक, बी रजत पदक, सी स्वर्ण पदक और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखें, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। दोस्तों, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारने के बाद कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों याद रखें, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जा रही है? तो कतर में की जा रही है। क्वार्टर फाइनल में ईरान को 3-1 से हराकर भारतीय टीम को पदक पक्का हो गया था। दोनों सेमीफाइनलिस्ट ने कांस्य पदक हासिल किया। 1976 के बाद एशियाई चैंपियनशिप में भारत का यह दूसरा पदक है। तो दोस्तों याद रखें, आखिरी बार पदक भारतीय टीम ने कब जीता था एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में? 1976 में। उसके बाद अब जीता है 2021 में। दोस्तों, कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम में साथियान गणानासेखरन, शरत कमल, हरमीत देसाई, सानिल शेट्टी और मानव ठक्कर शामिल थे। दोस्तों, खिलाड़ियों के नाम भी बहुत अच्छे से याद रखें। क्या क्या? साथियान गणानासेखर, शरत कमल, हरमीत देसाई, सानिल शेट्टी और मानव ठक्कर शामिल थे। आखिरी बार कब जीता था एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने पदक? तो याद रखें 1976 में। वो कहाँ आयोजित किया गया एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021? तो कतर में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शन है ए अनुराग ठाकुर, बी किरण रिजिजू, सी नरेंद्र मोदी और डी अमित शाह। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किरण रिजिजू ने किया है। दोस्तों, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। यह भारतीय खेल मध्यस्थता केंद्र खेल क्षेत्र में विवादों को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और खेल से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों याद रखना है, भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। और दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो किरण रिजिजू ने, जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किसने सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? आपके ऑप्शंस है ए अनुराग ठाकुर, बी किरण रिजिजू, सी नरेंद्र मोदी और डी अमित शाह। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में अमित शाह ने, जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं, सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एनएसजी की कार रैली को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली 30 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली के पुलिस स्मारक में समाप्त होगी। तो दोस्तों, यह रैली कब समाप्त होगी? 30 अक्टूबर को समाप्त होगी। महीने भर चलने वाली इस अभियान में देश के स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थानों से गुजरते हुए 12 राज्यों के 18 शहरों से होते हुए 7500 किलोमीटर लंबी यात्रा को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखें कि सुदर्शन भारत परिक्रमा कितने राज्यों से? 12 राज्यों से और उनके 18 शहरों से होते हुए गुजरेगी, जिसमें कुल 7500 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। दोस्तों याद रखें, इसको हरी झंडी किसने दिखाई है? तो अमित शाह ने। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किसने क्रेडिट मेट का 100% स्वामित्व हासिल किया है? आपके ऑप्शन है ए पेटीएम, बी गूगल पे, सी फोन पे और डी भीम यूपीआई। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में पेटीएम ने क्रेडिट मेट का 100% स्वामित्व हासिल किया है। दोस्तों, ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदाता पेटीएम सौदे के लेन देन के विवरण का खुलासा नहीं किया गया है। पेटीएम समूह अब व्यवसाय का 100% लाभकारी स्वामी होगा, जबकि क्रेडिट मेट के सह संस्थापक व्यवसाय से बाहर हो जाएंगे। क्रेडिट मेट की स्थापना 2019 में जोनाथन बिल
आशीष दोषी और स्वाति लाड और आदित्य सेन द्वारा एक संग्रह मंच के रूप में की गई थी। दोस्तों याद रखें, क्रेडिट मेट की स्थापना कब हुई? 2019 में हुई थी, जो उधारदाताओं को उधारकर्ताओं से अतिदेय भुगतान एकत्र करने में मदद करता है। दोस्तों नजर डालें पेटीएम की तरफ, तो पेटीएम के संस्थापक और वर्तमान सीईओ विजय शेखर शर्मा हैं तथा इसकी स्थापना 2009 में नोएडा में हुई थी। याद रखें पेटीएम का मुख्यालय भी नोएडा में ही स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपके ऑप्शन है ए माधुरी दीक्षित, बी करिश्मा कपूर, सी कंगना रनौत और डी कैटरीना कैफ। तो दोस्तों याद रखें उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू की गई है। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों में पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए उसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से लॉन्च किया है। यूपी सरकार ने राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों याद रखें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। दोस्तों इसके साथ ही याद रखें आप कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी बिहार, सी पंजाब और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है। सिक्किम ने पर्यावरण संरक्षण की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले इस राज्य ने बांस के बोतल का प्रयोग किया था जो काफी सफल रहा था। सिक्किम पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार बाहर से आने वाले बोतलबंद पानी के सप्लाई पर भी रोक लगाने की कोशिश कर रही है। उत्तरी सिक्किम के लाचेन में पहले से ही बोतलबंद पानी पर बैन लगा हुआ है। तो दोस्तों याद रखें जो उत्तरी सिक्किम में लाचेन है वहां पर बोतलबंद पानी पर पहले से बैन लगा हुआ है, जबकि पूरे सिक्किम में 1 जनवरी 2022 से बैन लगा दिया जाएगा। देखेंगे दोस्तों आप सिक्किम को, तो जैसे हम देख सकते हैं यह सिक्किम जो कि नेपाल, भूटान और चीन के दक्षिण में, नेपाल के पूर्व में तथा भूटान के पश्चिम में स्थित एक राज्य है जो 3 अंतरराष्ट्रीय देशों से सीमा साझा करता है। इसकी अगर राजकीय सीमा देखो तो ये मात्र पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो सिक्किम से अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों नजर डालें अब सिक्किम के परिचय की तरफ, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को राज्य के तौर पर हुई थी। सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल गंगा प्रसाद तथा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। दोस्तों सिक्किम का एकमात्र पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है और देशों में नेपाल, भूटान और चीन का तिब्बत वाला एरिया। सिक्किम की अगर हम प्रमुख नदियां देखें तो तीस्ता, चोलामू और रंगीत यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों ये सिक्किम का पाक्योंग एयरपोर्ट, यह सिक्किम का पहला और देश का 100वां एयरपोर्ट है। तो सिक्किम का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? पाक्योंग एयरपोर्ट, और यह देश का 100वां एयरपोर्ट है। दोस्तों सिक्किम में स्थित अगर हम दर्रे देखें तो नाथुला दर्रा, जैपेला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। और जैलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा होता है। तो दोस्तों याद रखें यह भी पूछा जा सकता है कि जैलेपला दर्रा किस नदी द्वारा निर्माण होता है? तो तीस्ता नदी द्वारा। इसकी ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं कि नाथूराम सिख है और वह जेल गया। क्यों गया? क्योंकि उसने गांधी जी को मारा था, इसलिए नाथूराम सिख जेल गया। तो जेल से जैलेपला, नाथू से नाथुला और सिख से सिक्किम। दोस्तों नजर डालें राष्ट्रीय उद्यान की तरफ, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम सिक्किम में स्थित झील देखें तो चौलहामू झील जो कि सिक्किम में स्थित है, यह सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो याद रखें चौलहामू झील जो कि कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। दोस्तों सिक्किम जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य तथा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गोवा के बाद दूसरा छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, दूसरा छोटा सिक्किम तथा जनसंख्या
जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम। दोस्तों भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है, यह भी याद रखें दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो वह है सिक्किम। आगे देखें सिक्किम का, और तो दोस्तों सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। दोस्तों सिक्किम स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के तौर नामांकन की तमाम योग्यताएं पूरी करने के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मिले जुले वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो दोस्तों याद रखें यहाँ से कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिले जुले वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, किसमें, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। सिक्किम ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO भविष्य नीति स्वर्ण पुरस्कार जीता, जो दुनिया का पहला पूरी तरह से जैविक कृषि राज्य बनने की उपलब्धि के लिए है। तो दोस्तों याद रखें पूरी तरह से जैविक कृषि राज्य, दुनिया का पहला पूरी तरह से जैविक कृषि राज्य कौन है, सिक्किम है। और इसे कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इसे भविष्य नीति स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। सिक्किम के नामचो में बाईचुंग भूटिया के नाम पर बना स्टेडियम भारत का अब तक का पहला ऐसा स्टेडियम है जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर है। तो दोस्तों याद रखें बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से, और पहला ऐसा स्टेडियम जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर है, क्या है, तो बाईचुंग भूटिया स्टेडियम। दोस्तों आगे देखें आखिरी पॉइंट सिक्किम का, तो 2022 तक यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य होगा। दोस्तों याद रखें कि यह देश का यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा, तो सिक्किम होगा। यह कब तक का लक्ष्य है इनका, 2022 तक का। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक फसल किस्म बारडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों क्या नाम है चावल का, बारडा कोलम। बारडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य का है, आपके ऑप्शन है, ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी असम। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म बारडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों महाराष्ट्र के पालघर जिले के बारडा तहसील में चारों तरफ उगाए जाने वाली चावल की किस्म को जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन अथवा भौगोलिक संकेत में टैग दिया गया है, मिला है, जो इस चावल को न केवल एक विशेष पहचान दिलाएगा बल्कि इसे वृहद बाजार भी उपलब्ध कराएगा। बारडा कोलम चावल को सामान्य तौर पर जिनी या झिनी चावल के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। इस चावल का दाना सफेद रंग का होता है, याद रखें दोस्तों, और इसे महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज में क्या किस नाम से जाना जाता है, तो जिनी या झिनी नाम के चावल नाम से इसे जाना जाता है। इसका नाम क्या है खुद का, तो बारडा कोलम राइस, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। नजर डालेंगे महाराष्ट्र की तरफ दोस्तों, तो जैसे हम देख सकते हैं महाराष्ट्र, इसकी अगर हम सीमाएं देखें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ से देखिए दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपकी तेलंगाना से सीमा लगेगी, यहाँ कर्नाटक और सबसे नीचे गोवा से। साथ ही है दोस्तों दादरा एवं नगर हवेली से भी इसकी सीमा साझा होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से इसकी सीमा साझा होती है। देखेंगे दोस्तों आगे अब महाराष्ट्र की जानकारी, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य अगर आपको बताए हैं, अभी दोबारा बताऊंगा, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली यहाँ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के। दोस्तों झीलें, उपवन झील, बिहार झील, बेन्ना झील और लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। जिनमें से दोस्तों लोनार झील एक ऐसी झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है, तो यह याद रखें दोस्तों। अब महाराष्ट्र के अगर हम वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो चांदौली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी या बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव नगझरा टाइगर रिजर्व। दोस्तों आगे अगर हम महाराष्ट्र के वन्य जीव अभ्यारण्य देखें तो नागझरा वन्य जीव अभ्यारण्य, कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य, कलसोबाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और भीमाशंकर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र की दो परियोजनाएं भी आपको जो बता दें, कोयना परियोजना और दूसरी परियोजना है तो भीमा परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है जो पूछी जाती हैं। महाराष्ट्र में स्थित एलिफेंटा गुफाएं एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अगर महाराष्ट्र में स्थित अन्य गुफाएं देखें तो अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं तथा कार्ला गुफाएं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखें तो लावड़ी, डिंडी,
काला, दही कला और दशावतार कहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा शहर है। याद रखा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत की आर्थिक राजधानी। साथ ही याद रखा, महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है वह भारत का 6वां सबसे बड़ा महानगर है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका के डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियन को संयुक्त रूप से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है, ए साहित्य, बी मेडिसन, सी फिजिक्स और डी रसायन। तो दोस्तों याद रखें, अमेरिका के डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियन को संयुक्त रूप से मेडिसन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। दोस्तों दोनों को यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स पर खोज के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा नोबेल कमेटी के महासचिव थॉमस पर्लमैन ने की है। दोस्तों याद रखें, नोबेल कमेटी के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो थॉमस पर्लमैन। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डेविड जूलियस ने त्वचा के तंतुओं के अंत में एक रिसेप्टर्स की पहचान करने के लिए गर्मी का जवाब देने के लिए मिर्च का एक तेज मिश्रण कैप्साइसिन का इस्तेमाल किया। स्क्रिप्स रिसर्च में हार्वर्ड हेप्स मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ काम करने वाले अर्दम पेटापोटियन ने रिसेप्टर्स के एक नए वर्ग का पता लगाने के लिए दबाव संवेदनशील कोशिकाओं का उपयोग किया, जो त्वचा और आंतरिक अंगों में यांत्रिक उत्तेजनाओं का जवाब देती हैं। दोस्तों याद रखें कि हाल ही में अगर आपसे पूछा जाए कि मेडिसिन लाइन का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो डेविड जूलियस और अर्डेम पेटापोटियन को, जो कि अमेरिका के निवासी हैं। दोस्तों नोबेल पुरस्कार से संबंधित अन्य जानकारी देखेंगे तो इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रति वर्ष अक्टूबर में की जाती है। यहाँ जहां 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के पर इसे दिया जाता है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्रदान कब किए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, जबकि इनकी घोषणा अक्टूबर में ही हो जाती है। इन पुरस्कारों की शुरुआत सबसे पहले मेडिसिन के नोबेल से की जाती है। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल दिए जाने की परंपरा है। बाद में साहित्य, शांति और फिर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इस महीने 4 से 6 अक्टूबर तक नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों याद रखें, कब से कब तक? 4 से 6 अक्टूबर तक। 1901 से दिए जा रहे इस प्रकार को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है। दोस्तों याद रखें, यह कब से दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार? तो 1901 से। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है। इसमें करीब 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन यानी 8.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। डायनामाइट के आविष्कारक और बिजनेसमैन अल्फ्रेड नोबेल ने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो दोस्तों याद रखें, डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। और इन्होंने अपनी जमा पूंजी को जमा करके यह बोला था कि उसकी ब्याज से हर साल नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाए। इसीलिए अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अल्फ्रेड ने विज्ञान, साहित्य और शांति में उपलब्धियों के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को बनाया। विज्ञान के राशि और अल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी गई वसीयत से आती है। दोस्तों याद रखें कि यह पुरस्कार की राशि कहां से आती है? तो अल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी गई वसीयत से आती है। 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। तो दोस्तों याद रखें, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार कब दिया गया? 1969 में। जबकि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 5 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए विश्व विज्ञान दिवस, बी विश्व शिक्षक दिवस, सी विश्व महिला दिवस और डी विश्व डाक सेवा दिवस। तो दोस्तों याद रखें, 5 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में अंतर सरकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें टीचिंग इन फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में विश्व शिक्षक दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए साल 1994 में 100 देशों के समर्थन से यूनेस्को की सिफारिशों को पारित कर दिया गया। दोस्तों इसके बाद
5 अक्टूबर 1994 से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। तो पहली बार कब मनाया गया यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस? 1994 में। और कब? 5 अक्टूबर 1994। जबकि भारत में 1962 से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों इस साल विश्व शिक्षक दिवस 2021 की थीम क्या है? तो याद रखें, शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना 2021 की थीम है। किसकी? विश्व शिक्षक दिवस 2021 की थीम है, शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना। दोस्तों याद रखें कि भारत में कब मनाया जाता है यह शिक्षक दिवस? तो 5 सितंबर को। और कब से मनाया जा रहा है? तो 1962 से। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर एक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है? ये आपके ऑप्शन है, ए वर्ल्ड बैंक, बी मूडीज, सी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब आईएमएफ ने, संस्था ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर एक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ की एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिरता और उभरते बाजारों के वित्त पोषण का आकलन करती है। यह रिपोर्ट प्रति वर्ष 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी नवाचार भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाओं को तेज, सस्ता और अधिक सुलभ बनाने का एक नया युग शुरू कर रहा है। दोस्तों नया डालेंगे आईएमएफ की तरफ, आईएमएफ मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ। तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है तथा इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। दोस्तों आईएमएफ के सदस्य देखें अगर, तो वर्तमान में 89 सदस्य देश आईएमएफ के सदस्य देश हैं। दोस्तों हमारी वीडियो 189 सदस्य देश हैं दोस्तों। और प्रेसिडेंट कौन है आईएमएफ के? तो याद रखना है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, कहाँ की? बुल्गारिया की। दोस्तों प्रेसिडेंट आईएमएफ की बहुत अच्छे से याद रखें, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो कि कहाँ की है? बुल्गारिया की हैं, यहाँ की आईएमएफ की प्रेसिडेंट है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।